नमस्कार, देख रहे हैं आप महाबहस। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बीजेपी बीएसपी का प्लान तैयार। एसपी का क्या प्लान? दलित मुसलमान साथ आएंगे, मेयर बनाएंगे, अखिलेश साध पाएंगे क्या एमवाई फैक्टर? शहर की सरकार कौन असरदार? आज इसी पर करेंगे महाबहस, लेकिन सबसे पहले देखते हैं अब तक की सुर्खियां। मुजफ्फरनगर के खतौली के बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की विधायकी रद्द। कवाल कांड में कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। जयंत चौधरी ने लेटर लिखकर विधानसभा अध्यक्ष से की थी सदन की सदस्यता रद्द करने की मांग। बीजेपी नेता विक्रम सैनी का बयान, कानून का सर झुकाकर करता हूं सम्मान, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में करता रहूंगा काम। कवाल कांड में कोर्ट ने दी थी 2 साल की सजा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्रयागराज की बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी को झटका। बीजेपी सांसद समेत 5 लोग दोषी करार। 30 दिन में प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश। लखनऊ में अपना दल एस का राष्ट्रीय अधिवेशन। अनुप्रिया पटेल फिर चुनी गई निर्विरोध अध्यक्ष। अनुप्रिया पटेल ने भारी हुंकार बोली, हमारा स्ट्राइक रेट सभी पार्टियों से बेहतर। हिमाचल प्रदेश के चुनावी रण में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 3 जनसभाओं को किया संबोधित। कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, कहा कांग्रेस का हाथ हमेशा माफिया के साथ। दिल्ली नगर निगम चुनाव का बजा बिगुल। 4 दिसंबर को मतदान, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। नए परिसीमन के बाद 250 सीटों पर वोटिंग। पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने इटावा में पत्रकारों से बनाई दूरी। मैनपुरी सीट पर होने वाले लोकसभा उपचुनाव में लड़ने की चर्चाओं के बीच मीडिया से दूरी। मुलायम के निधन के बाद खाली है मैनपुरी सीट। सहारनपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। कैराना विधायक नाहिद हसन पेशी के लिए चित्रकूट जेल से लाया गया। कोर्ट कैंपस में समर्थकों की भीड़। नाहिद हसन ने कहा, मुझे अपने देश और कानून पर पूरा भरोसा। सरसावा थाना क्षेत्र में जाम लगाने पर दर्ज हुआ था केस। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रदूषण के लिए अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, चाहे पर पराली का प्रदूषण हो या पॉलिटिकल पॉल्यूशन, दोनों पर कंट्रोल होना चाहिए। दिल्ली की समस्या पराली और वायु प्रदूषण से ज्यादा पॉलिटिकल पॉल्यूशन की है। ललितपुर पहुंचे यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले खाबरी, यात्रा को पूरे देश में मिल रहा है अच्छा रिस्पॉन्स। ये यात्रा एक नया परिवर्तन लाएगी। निकाय चुनाव में पार्टी का दमखम दिखाने की कही बात। तो यूपी में निकाय चुनाव की जंग के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीएसपी ने जहां मुस्लिम दलित फैक्टर का दांव खेलना शुरू कर दिया है, तो वही समाजवादी पार्टी ने भी अपने तमाम विधायकों को निकाय चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी है। लेकिन बीजेपी अलग मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में है। बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों पर दांव खेला है और उन्हें रिझाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट्स भी उतारने के मूड में है। तो सवाल वही, दलित मुसलमान साथ आएंगे, मेयर बनाएंगे, अखिलेश क्या साध पाएंगे एमवाई समीकरण? शहर की सरकार कौन होगा असरदार? आज महाबहस इसी पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की निकाय पर निगाहें, 24 पर निशाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ने में विश्वास करती है। मुझे लगता है कि बसपा और सपा समझ सके कि ये बेहतर है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में सोचें, ना कि जाति जमात के समीकरण को बिठाने के बारे में सोचें। निकाय चुनाव में बीजेपी का पसमानदा प्लान। जो बैकवर्ड मुस्लिम है, जो पसमानदा मुस्लिम है, चाहे आम मुसलमान है, चाहे अल्पसंख्यक समाज है, इसको तमाम योजनाओं का लाभ सीधा बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। एसपी का एमवाई फैक्टर, बीएसपी की सिंध की तैयारी। तो जो पार्टी अपना आधार ही खो चुकी हो, उसको केवल वोट दे करके हम लोगों ने देख लिया कि 100 सीटें ही हम लोग ला पाए। अगर इतना ही वोट हमने बहुजन समाज पार्टी में डाला होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2/3 बहुमत की सरकार बनी। इस बार नगर निगम में एसपी खोल पाएगी खाता। गांधी जी, लोहिया जी और बाबा साहब की विचारधारा को ही आगे बढ़ाएंगे। हम
बेरोजगारों की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे। हम हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई की बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से हटने वाली नहीं। विधानसभा में हार पर मायावती का क्या था बहाना? मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी सपा में नहीं आए। तो महाबहस में हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं यूपी में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी। बहुत बहुत स्वागत है दानिश जी आपका न्यूज 18 पर। तो चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। और दानिश जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो निकाय चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी ने आखिर क्या तैयारी की है। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं, बीजेपी की क्या तैयारी? आने वाले समय में जो निकाय चुनाव है इसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ, एकजुटता के साथ लड़ेगी और निश्चित तौर पे आम जनमानस का जो विश्वास है वो वोट के रूप में तब्दील होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और योगी जी के जो उत्तर प्रदेश के सकारात्मक काम हैं उनके प्रति इस निकाय चुनाव में वोट पड़ेंगे और भाजपा के प्रत्याशी जीत के साथ तमाम निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। आप दावा कर रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि क्या विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे चले थे, जैसे बाबा का बुलडोजर, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चाहे रहे, तो क्या निकाय चुनाव में भी यही मुद्दे प्रभावी होंगे? ये बुलडोजर ये आम लोगों की सुरक्षा का आज प्रतीक बन चुका है। 2017 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर थी जहां अवैध कब्जे आम बात थे, अपराध आम बात था, हत्या लूट ये आम हुआ करती थी, लेकिन 2017 के बाद जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, आम जनमानस के अंदर कानून के प्रति एक विश्वास, सरकार के प्रति एक विश्वास और एक सुरक्षा का भाव आया। और जिस तरीके से बुलडोजर ने तमाम ऐसे अवैध कब्जों से आम जनमानस को मुक्ति दिलाई, तमाम ऐसे माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चला और एक स्पष्ट संकेत उत्तर प्रदेश में दे दिया गया कि उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो कानून व्यवस्था के अंदर रहना होगा। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा माहौल कोई भी बनाने की कोशिश ना करे जिससे आम जनमानस के अंदर कोई असुरक्षा का भाव हो, और उत्तर प्रदेश ये विकास, विश्वास और तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश है। तो 2022 में इन्हीं मुद्दों पे तमाम लोगों ने वोट दिया और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में लोगों ने अपनी सेवा करने का अवसर दिया। और इस निकाय चुनाव में भी जो हमारे बीते अभी 6 महीने का कार्यकाल योगी सरकार 2.0 का जो बीता है, इस कार्यकाल का एक एक दिन जनता के प्रति समर्पित था, विकास के प्रति समर्पित था, उत्तर प्रदेश की तरक्की के प्रति समर्पित था। अब बिल्कुल दानिश जी, ये भी समझना चाहेंगे कि निकाय चुनाव से पहले जो तमाम पार्टियों के पारंपरिक समीकरण हैं उन पर भी पार्टियां फोकस करें, जैसे सपा एमवाई उसका मुस्लिम यादव फैक्टर है, बीएसपी का मुस्लिम दलित फैक्टर है, और भाजपा भी कहती है रामपुर और आजमगढ़ के बाद पूरी तरह ठोक करके कि मुस्लिम भाजपा को भी वोट देता है, खासतौर पर जो पिछड़ा या पसमानदा मुसलमान है। तो पसमानदा मुसलमानों को लेकर क्या प्लान है भाजपा का? क्या इस बार निकाय चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देगी क्या बीजेपी? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये विजन है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है उसके भी अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके भी तरक्की के लिए, उसके भी उत्थान के लिए सरकार को काम करना चाहिए। उसी दिशा में हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के जो मुस्लिम भाई हैं और ख़ासतौर पर जो बैकवर्ड मुस्लिम हैं, जिनको पासमानदा मुसलमान कहा जाता है जी, इनको तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है उत्तर प्रदेश में, तो योगी सरकार ने किया है। आज हमारे सरकार के ही प्रयासों का नतीजा है कि जो बैकवर्ड मुस्लिम है, जो पासमानदा मुस्लिम है, चाहे आम मुसलमान है, चाहे अल्पसंख्यक समाज है, इसको तमाम योजनाओं का लाभ सीधा बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के मिल रहा है। हर जगह
उनके तरक्की के रास्ते सुनिश्चित कर रही है योगी सरकार। सबके अंदर एक विश्वास का भाव आज हमारी सरकार के प्रति है और ये विश्वास हमारे काम के प्रति है। जिस तरीके से बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने आम जनमानस के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, पासमानदा समाज के लिए काम किया, सबके अंदर एक विश्वास आया कि बिना भेदभाव के ये सरकार सबके तरक्की को सुनिश्चित कर रही है। और आज सब एक मत से एकजुट होकर इस निकाय चुनाव में सबने ये संदेश दे दिया है कि ये निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पे उन्हें पूरा भरोसा है, योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। और इस निकाय चुनाव में भी निश्चित तौर पे हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता लड़ने के इच्छुक होंगे तो पार्टी उन्हें जरूर टिकट देगी। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि यदि पार्टी के कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता लड़ने के इच्छुक होंगे तो पार्टी उन पर विचार करेगी। और यूपी में मदरसों का सर्वे पिछले दिनों कराया गया, उसका काम पूरा हो चुका है और अभी तक जो आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है या जो चर्चित है वो ये कि करीब 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। इन मदरसों पर क्या एक्शन होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी सर्वे की रिपोर्ट जिलों से शासन स्तर पे आई नहीं है, तो अभी किसी भी आंकड़े पे हम बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि योगी सरकार ने सार्थक मन से, सार्थक दिशा में इस सर्वे को किया। इस सर्वे की मंशा ये थी कि जो हमारा मुसलमान नौजवान जो मदरसों में पढ़ रहा है उसको वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही है, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए मिल रही कि नहीं मिल रही है। और तमाम प्रदेश भर के हर जगह से, हर ज़िले से सब ने इस सर्वे का सहयोग किया, सपोर्ट किया और सब ने ये कहा कि योगी सरकार ने नौजवानों के तरक्की के लिए लगातार ईमानदारी से काम किया है। और इस सर्वे के बाद हम अपने समाज के बेहतरी के लिए काम करेंगे। और ये सर्वे केवल जानकारी जुटाने के लिए है, ये किसी पर भी कोई कार्रवाई करने के लिए या किसी भी नकारात्मक भाव से सर्वे नहीं किया गया है। सकारात्मक भाव से अपने मुस्लिम समाज के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए ये सर्वे के माध्यम से हमने काम किया है। और हमने तो लगातार मुस्लिम समाज के अच्छी शिक्षा के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके तरक्की के लिए काम किया है। और इसी काम के बदौलत, योगी जी के इन्हीं काम के बदौलत आज मुस्लिम समाज के अंदर भी योगी सरकार के प्रति एक विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और तमाम मसलों पर आपने अपनी राय रखी। तो कुल मिलाकर गुड गवर्नेंस, मतलब सरकार ने जो कामकाज किए हैं उसको लेकर आप मैदान में होंगे। और बड़ी बात ये कि पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता जो लड़ने के इच्छुक हैं, पार्टी उन पर विचार कर सकती है। बड़ी बात आपने कही। हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल भी जुड़ गया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजेश चौधरी हमारे बीच में है, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे बीच इस वक्त जुड़े हुए हैं, सज्जन सिंह प्रवक्ता बहुजन समाज पार्टी, साथ ही शुभ्रांश राय नेता कांग्रेस हमारे बीच में है और राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजेश चौधरी जी, शहर की सरकार कौन होगा कितना असरदार? सभी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, अपने अपने परंपरागत समीकरणों पर काम कर रही हैं। एक तरफ सपा के लिए सवाल यह है कि क्या वो एमवाई फैक्टर इस बार काम करेगा, उसे किस तरह लेकर चलेंगे। तो बसपा भी अभी से मुस्लिमों की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है। तो बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था और आज हम उस पर काम कर रहे हैं। जितनी भी विकास की हमारी योजनाएं होती हैं वो किसी जाति के लिए नहीं होती, किसी धर्म के लिए नहीं होती हैं। उज्ज्वला सिलेंडर आया था तो पसमादा में भी गया था, प्रधानमंत्री आवास योजना आई है तो वो सब समाज में गई है, राशन वितरण फ्री में हो रहा है तो सर्व समाज में हो रहा है। हमारा जो ध्येय है वो गरीब को आगे बढ़ाना, गरीब की आर्थिक विकास करना। और भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को बहुत गंभीरता से लड़ती है। आपने पिछली बार भी देखा, पिछली बार 1-2 सीटें जिनमें हम कमी रह गई थी उनमें दूर करेंगे और 100% सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस। ठीक है राजेश चौधरी जी, ये बहुत बड़ा लक्ष्य आपने सामने रखा कि 100% सीटें जीतने के लिए आप प्रयास करेंगे, लक्ष्य रखेंगे। ठीक है राजेश चौधरी जी। रुक करते हैं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया जी, इस बार मुस्लिमों पर, विशेष तौर पर पसमानदा मुसलमानों को टारगेट और फोकस करके बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ऐसे कार्यकर्ता जो इच्छुक हैं, मैंने सवाल पूछा कि क्या आप मुस्लिमों को टिकट देंगे, उन्होंने कहा जो कार्यकर्ता इच्छुक हैं उन पर पार्टी विचार कर सकती है, उनको पार्टी टिकट दे सकती है। तो क्या लग रहा है इस बार मुस्लिम भी बटेगा क्या?
देखिए, आपने तो मंत्री जी भाग गए डर के मारे, आप रोक लेते, उनकी हैसियत होती तो अभी रुकते तो मैं उनसे सवाल पूछता। आपने पहले भगा दिया उनको, भाग लो यहाँ से, पतली गली से निकल लो, क्योंकि सवाल का जवाब देना नहीं है। सवाल यही है इस सरकार में। मैं पूछना चाहता हूँ, सबका विकास कहाँ है? ना किसी का विकास है, ना किसी का साथ है। पूरे उत्तर प्रदेश का सत्यानाश अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के, मंत्री की चिट्ठियां पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के मंत्रियों ने कितनी बार लिखा है कि सरकार में भ्रष्टाचार है, यहाँ अधिकारी भ्रष्टाचार है, यहाँ हमारी कोई सुनता नहीं है, अगर हम बोलने जाएंगे तो हमको बागी कहला दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और मंत्री लिखते हैं चिट्ठी। तो जिस सरकार के मंत्री विधायक ही कह रहे हो कि हमारी सरकार करप्ट है, तो उसका क्या होगा? और तो और मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं, मंच पे खड़े कह रहे हैं तुम यहाँ जमीन कब्जा करते हो, हटो हटो हटो। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं जमीन कब्जा कर रहे हैं तो क्यों नहीं उसकी यहाँ बुलडोजर भेजा? तो सवाल ये उठता है कि इस सरकार में इन्हीं के मंत्री, इन्हीं का मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पे भूमाफिया है, कोई कह रहा है यहाँ अधिकारी चोर है, कोई कह रहा है यहाँ अधिकारी भ्रष्ट है, कोई कहता है आवाज ज्यादा बोलोगे। ठीक है, आप किन चिट्ठियों का जिक्र कर रहे हैं, आप किन चिट्ठियों का जिक्र कर रहे हैं, उसका जवाब हम राजेश चौधरी से लेंगे, लेकिन कुछ और पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जन सिंह हमारे साथ हैं, बीएसपी प्रवक्ता। सज्जन सिंह जी, ये बताइए, पिछले दिनों आप भी दलितों की बात कर रहे थे, मुस्लिमों की बात कर रहे थे, पिछड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तो बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को लेकर एक बड़े प्लान के साथ उतर रही है। लक्ष्य 100% सीटें जीतने का है और रामपुर और आजमगढ़ को बतौर उदाहरण सामने पेश करने का है। 85% मुसलमानों की अगर जनसंख्या आप यूपी में उठाकर देखें तो 80% से ज्यादा पसमानदा मुसलमान है, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है। कागजों पर प्लान बनाने से वोट अगर मिल जाए अल्पसंख्यक समाज का, तो कम से कम बीजेपी की नीति में जरूर बदलाव आएगा। और कागजों पे वोट नहीं मिलता, विश्वास पे मिलता, वो विश्वास खो चुकी है। आज विभाजन कर रही है। मिल रहा है ना, रामपुर आजमगढ़, मैंने इसीलिए जिक्र किया, रामपुर आजमगढ़ को बार बार उदाहरण के तौर पे सामने रखा जाएगा। हाँ, सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी से अगर कोई अपेक्षा करता है कि वो सामाजिक सौहार्द के रूप में पसमानदा मुसलमानों को कुछ अधिकार देना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही निरर्थक है और गलत है, ये हो नहीं सकता है। हाँ, आज अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में बसपा के मायावती जी ने, बहन जी ने एक संदेश दिया है कि आप हमारे साथ जुड़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और पूर्वी उत्तर प्रदेश जिस तरह मुस्लिम नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये साबित करेगा कि निकाय चुनाव में जो उस पार्टी को नकार देगा मुस्लिम समुदाय, जो उसको पॉकेट का वोट समझते थे, उसको भी जो पसमानदा के नाम पे झुंझुना थमा। ठीक है, शुभ्रांश राय, नेता कांग्रेस, वो भी हमारे बीच में। शुभ्रांश जी, आप लोग यानी कांग्रेस पार्टी तो 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से नदारद सी हो गई। आपकी पार्टी के अंदर से ना तो कोई, बाकी छोड़िए कि आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या रणनीति होगी, लोग संगठन मजबूत कर रहे हैं, किसी की पार्टियों में विवाद हो रहे हैं, कुछ तो सामने आ रहा है, लग रहा है कुछ हलचल है। कांग्रेस तो बिल्कुल खामोश है और निकाय चुनाव बिल्कुल सर पर है। आस्था जी, जितनी देर से मैं आपका पैकेज देख रहा हूं, मुझे ये लग रहा है कि इस पैकेज का मेन जो सब्जेक्ट है वो है मुसलमान। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपको भी दानिश कनेरिया जी को बधाई दे देनी चाहिए। दानिश कनेरिया जी, दानिश आजाद अंसारी, दानिश कनेरिया जी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। दानिश कनेरिया पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, दानिश आजाद अंसारी जी उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री। ठीक है, हाँ, नहीं, आप पाकिस्तान पहुंच गए, मैंने कहा आपको यूपी दानिश अंसारी जी को आप भी बधाई दे दीजिएगा, कोई बात नहीं। दानिश अंसारी जी को आप बधाई दे दीजिएगा कि केंद्र में भाजपा और जितने भी राज्यों में उनकी सरकार है, खरीद बेच कर या चोरी डकैती करके इकलौते मंत्री हैं। तो 20 करोड़ की आबादी के इकलौते प्रतिनिधित्व करने वाले का क्या भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ये जग जाहिर है। एक दूसरा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये लोग 100% चुनाव जीत सकते हैं। क्यों नहीं जीत सकते? अभी हमने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा था, प्रत्याशी चाहे किसी पार्टी का जीते ब्लॉक प्रमुख बीजेपी का बनेगा, प्रत्याशी चाहे किसी पार्टी का बने जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा। दूसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सही कह रही है, शहर के जो चुनाव होते हैं निकाय वाले, वो बेसिकली वहां के क्षेत्रीय या वहां के रीजनल मुद्दे पे होते हैं। तो लोग एक बार जरूर पूछेंगे कि विधानसभा चुनाव में 24 घंटे बिजली देने की बात चल रही थी या महंगाई की बात चल रही, तो 100 रुपया लीटर का डीजल पेट्रोल शायद शहर वालों को इफेक्ट करेगा, हो सकता है गांव वालों को कम इफेक्ट करे, या ये जो अभी बेरोजगारी फैली हुई वो भी इफेक्ट करती है। एक और सज्जन ने एक लास्ट बात, बहुत सारे मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे ये पूछा कि कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है निकाय चुनाव के लिए? लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 1 मिनट सुन तो दीजिए, लास्ट 5 सेकंड। ऐसा है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास आपने दिया, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास से लौट करते हैं और फिर उसी प्रधानमंत्री आवास को आप अपने बुलडोजर से तोड़ देते हैं। तो ये आपकी नीति हो सकती। कांग्रेस क्या कर रही है वक्त के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, इंतजार करिए। एक बात आप जान लीजिए
कि चाहे कोई कहीं से यात्रा करके आए, दिल्ली में सिर्फ 2 ही जहाज खड़ा है, एक भारतीय जनता पार्टी का और एक कांग्रेस का। कोई नेता कहां जाता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस धीरे धीरे अपने मजबूत स्थिति को प्राप्त कर रही है। अब हर चीज का मतलब रिजल्ट और नंबर नहीं होता। ठीक है शुभ्रांश राय जी, आप कह रहे हैं मजबूत स्थिति को प्राप्त कर रही है, लेकिन हर चीज का रिजल्ट तो नंबर से ही मेजर किया जाएगा ना। लोग सीटें ही तो गिनती ना, किस पार्टी ने कितनी बढ़त हासिल की, वोट शेयर पे बात होती है, सीटों पे बात होती है। अब आप कह रहे हैं कि हम ग्रो कर रहे हैं, ना आप ग्राउंड पे नजर आते हैं, ना किसी आंदोलन में नजर आते हैं, ना चुनावी रिजल्ट में नजर आते हैं। बहरहाल राकेश सिंह हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी पूछ लेते हैं। मैं लौटूंगी शुभ्रांश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। राकेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। राकेश सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि निकाय चुनाव में 100% जीत हम हासिल करेंगे। कोई MY फैक्टर की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम दलित फैक्टर की बात कर रहा है, और बीजेपी इस बार पसमानदा मुसलमानों पर फोकस कर रही है। दानिश आजाद अंसारी तो ये भी कह रहे हैं कि कोई बड़ी बात नहीं, उनकी बात से जो संकेत मिल रहे हैं कि कुछ मुस्लिम कैंडिडेट को भी बीजेपी ना उतार दे। आपको लगता है कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी इससे? देखिए, कोई भी आप संदेश है, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए आपके पास कार्यक्रम होने चाहिए, आपके पास संगठन होने चाहिए। तो मेरी जो जानकारी है, बीजेपी के वार्ड स्तर तक की बैठकें शुरू हो गई, उसकी तैयारी सालों से चल रही है, उसके नगर की तैयारी चल रही है। और जो विपक्ष है, जैसे शुभ्रांशु जी कह रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि वो तो जीत ही लेंगे, वो तो ब्लॉक प्रमुख जीत लिए, उन्होंने तो जिला पंचायत जीत लिया, तो हार तो पहले ही मान चुके हैं। और दूसरी तरफ सपा को आप देखेंगे तो पिछले मतलब जो सीटें थी पिछली विधानसभा चुनाव में, वो उसके पहले से कितनी ज्यादा सीटें जीत के आई है सपा। लेकिन दो लोकसभा का चुनाव हुआ और राष्ट्रीय अध्यक्ष एक में प्रचार करने तक नहीं गए। तो विपक्ष निराश है और इसमें दो राय नहीं है कि बीजेपी की तैयारी अच्छी है, वार्ड स्तर की बैठकें चल रही हैं, और ये यकीनन कहा जा सकता है अगर इस तैयारी और विपक्ष की निराशा को देखते हुए तो कहीं पहले से ज्यादा भी सीटें एक आध दो जीतने की स्थिति में 100% भी हो सकती है बीजेपी। ठीक है राकेश जी। अनुराग जी, ये बताइए कि जब मदरसों का सर्वे चल रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो तमाम विपक्षी पार्टियां इसको मुसलमानों के खिलाफ बता रही थी, और सपा ने भी ये स्टैंड लिया कि ये नहीं होना चाहिए। सर्वे भी पूरा हो गया, कहीं कोई विरोध भी नहीं हुआ, कहीं किसी की नागरिकता भी खतरे में नहीं आई, और अब तो सरकार भी कह रही है कि एक्शन के लिए थोड़ी था। हम तो जानना चाह रहे थे कि कल को हम कोई योजना लाते हैं तो वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, आपको पता है कि जब समाजवादी उठ के खड़ी होती है तभी भारतीय जनता पार्टी की समझ में आता है कि क्या गलती हो रही है, तो गलती को तुरंत सुधार देते हैं। इसलिए उनको भी पता है कि उन्होंने क्या किया है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक कि चुनाव का बात है, भारतीय जनता पार्टी जो लंबी लंबी बातें करती है, उनके पास तो मैंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो करप्शन है, उस करप्शन लगातार जो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है जब से बीजेपी की सरकार आई है। महिलाओं पे अपराध में आप देखिए किस तरह से बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से यहाँ पे साइबर क्राइम बढ़ा है, किस तरह से यहाँ पे इनसिक्योरिटी बढ़ी, जो आप बता रहे थे, अवैध कब्जा किस तरह से बढ़ा है, यहाँ भू माफिया किस तरह से पैदा हुए, नकल माफिया किस तरह से पौधे यहाँ पे पैदा हुए, शराब माफिया किस तरह से पैदा हुए, नकली शराब से कितने लोगों की जानें चली गई, चाहे वो अलीगढ़ की बात हो, चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे अम्बेडकर नगर की बात हो, ये सारे मुद्दे आप निकाय चुनाव में उठाने जा रहे हैं? अरे मुझे बोलने दीजिए ना। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, सारे मुद्दे आप निकाय चुनाव में उठाने जा रहे हैं ना? आप सुन लीजिए मेरी बात। आप बीजेपी की प्रवक्ता नहीं है, आप नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ कि ये सारे मुद्दे आप निकाय चुनाव में उठाने जा रहे हैं? करती है भाई, बोलने दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आप सबको पता है कि आप। अनुराग जी, व्यर्थ के आरोप से अच्छा अपनी बात पूरी कीजिए आप। मुझे बोलने दीजिए। तो इस तरह से जब इनसे सवाल पूछा जाएगा, ये बताइए ये सारे माफिया हैं कहाँ पे? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मंत्री कितनी बार चिट्ठी लिख चुके कि पूरे यहाँ पे अधिकारी करप्ट हैं और करप्ट अधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके मंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं कि यहाँ पे हमसे बिना पूछे यहाँ मंत्रियों का प्रमोशन हो गया, कैसे हो गया, उनका ट्रांसफर कैसे हो गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है अनुराग जी, ये बात आपने पहले रख ली, मंत्रियों की चिट्ठी वाली बात आपने रख ली, शराब माफिया वाली। अब मुझे बताइए, क्या मुसलमान साथ है समाजवादी पार्टी के? मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है? कहा गया आपका MY फैक्टर? मुस्लिम यादव में क्या मुस्लिम पूरी तरह सपा के साथ है? बट तो नहीं जाएगा। पसमानदा मुसलमानों पर भाजपा का फोकस है, आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे आप मुझे बोलने देंगी क्या? चिल्लाएंगी आप? नहीं, आप आई हैं क्या? नहीं, आप बोलने देंगे? चिल्लाएंगे? एक मिनट, मैं चिल्ला नहीं रही हूँ अनुराग जी, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप सिर्फ नया पॉइंट रखिए। ये मंत्रियों की चिट्ठियों वाली बात आप बोल चुके हैं, समय का सदुपयोग करिए, सवाल का जवाब दीजिए। क्या मुसलमान सपा के साथ है? पत्रकारिता को शर्मसार किया है। क्या मुसलमान सपा के साथ है? क्या यादव सपा के साथ है? शिवपाल यादव क्या सपा में आएंगे? क्या सोच रहे हैं आप उनको लेकर? यादव वोट बैंक कहीं बट तो नहीं जाएगा। पसमानदा पर
बीजेपी फोकस कर रही है, आप क्या कर रहे हैं? सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए, बात को मत घुमाइए। ये समाजवादी सवाल का जवाब अनुराग जी, हाँ बोलने दीजिए, शर्म करो थोड़ा सा, बोलने 20 सेकंड पूरा कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। मुझे मत सिखाइए, मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता। आपसे जो सवाल पूछा गया है आप अपनी पार्टी का स्टैंड रखिए। मुझे पत्रकारिता सिखाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या अत्याचार अनाचार बता रहे हैं? आप क्या क्या कहे थे? क्यों विरोध नहीं किया? क्यों प्रदर्शन नहीं किया? देखिए शांत हो जाइए राकेश जी, शांत हो जाइए राकेश जी। मैं बोलूं? अनुराग जी 20 सेकंड खत्म करिए, फिर राजेश चौधरी। ठीक, देखिए हम समाजवादी लोग समाज के हर जाति धर्म वर्ग का काम करने वाले लोग हैं, सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं, जो हमने करके दिखाया है, और आज तक वो समाजवादी ने जो विकास किया है उसकी ये इतना भी नहीं कर पाए हैं। 100 डायल कौन लेके आया था? उसकी जगह कुछ लेके आए क्या? हम 100 डायल लेके आए थे, इन्होंने पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए, या ये क्या लेके आए पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए? पूछे आपको? पुलिस को दौड़ा दौड़ा के लोग यहाँ पीट रहे हैं। ठीक है अनुराग जी, ये सारी बातें आप लोग चुनाव में कर चुके हैं, अब आप पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं, ये सारी बातें आप कर चुके हैं, इस पर जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण, नहीं 1 मिनट रुकिए, 20 सेकंड, नहीं 5 सेकंड। महिला महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या हम 1090 लेके आए थे, ये क्या लेके आए महिला सुरक्षा के लिए? बताएंगे, बताएं क्या लेके आए? हमने यहाँ मेट्रो चलाई है, ये मेट्रो ठीक है, 5 सेकंड पूरे, 5 सेकंड पूरे, इनफैक्ट 10 सेकंड पूरे। अनुराग जी आप शांत हो जाइए। राजेश चौधरी जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हालांकि ये सारे मुद्दे यूपी चुनाव में भी उठा चुकी है सपा की 1090 लेकर आए, डायल 112 लेकर आए, महिला सुरक्षा। शांत हो जाइए अनुराग जी, शांत हो जाइए। ये सारे मुद्दे आप उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें उठा चुके हैं, और उस पर पब्लिक का रुख भी आप रिजल्ट के तहत देख चुके हैं। ठीक है, शांत हो जाइए अनुराग जी। दूसरे पैनलिस्ट को भी बोलने दीजिए। राजेश चौधरी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। राजेश चौधरी जी, समाजवादी पार्टी की बात आप सुन रहे हैं, वो लगातार इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि बीजेपी के अंदर आंतरिक फूट है, आप ही के मंत्री और विधायक या कार्यकर्ता आपसे खुश नहीं है, लेटर लिख के जा रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, ये सारे मुद्दे निकाय चुनाव में उठाएगी सपा। देखिए समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, और इनका अधिकार है मुद्दों को उठाना। विपक्ष का काम है सरकार के खिलाफ मुद्दों को उठाना, उठाए, पर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जनता बिल्कुल मानती नहीं, देख नहीं रही, और विक्षिप्त जैसी हालत हो गई है। चुनाव हार करके इतना ये हो गया। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इनका इलाज कराइए ठीक से कहीं जाकर के। देख रहे हो किस तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो गए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं, किसके साथ अभद्रता कर रहे हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, भाषा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, मंत्री के लिए हैसियत की बात कर रहे थे। तो इनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव हारते हारते ये मेंटली रिटायर हो गए, खत्म हो गए बिल्कुल, और जनता इनकी सुनने को तैयार है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा संगठन मजबूत किया हुआ है, पर वो राम की नगरी में भूमा पे पैदा हो गए, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बुलडोजर नहीं जाएगा। कमाल की बात करेंगे आप, राम की नगरी में भूमा किया और बुलडोजर नहीं, एक एक करके बात रखिए। अनुराग जी आपको सबसे ज्यादा समय बोलने में लिया, अब जवाब सुन लीजिए सरकार का, जवाब सुन लीजिए सरकार का। अनुराग जी सबसे ज्यादा समय आपने लिया है, अब भी आप चाह रहे हैं कि क्लैरिटी से बात सामने आए। अनुराग जी इस तरह डिबेट खराब मत करिए आप। हर चुनाव नतीजे के बाद आपका एक ही जवाब होता है कि सरकार प्रशासन की साठगांठ से चुनाव हारे, हमारे 20,000 वोटर्स हटवा दिए गए वोटर लिस्ट से। कोई सबूत है इस बात का? ठीक है राजेश जी, देखिए पर्सनल अटैक मत करिए। राजेश जी आपको बातें खारिज करनी अनुराग भदौरिया की, लेकिन इस तरह पर्सनल रिमार्क्स मत दीजिए किसी को, पर्सनल रिमार्क्स मत दीजिए राजेश जी किसी को। हाँ अनुराग जी 20-20 हजार गायब मुस्लिम यादव वोटर्स, उसके सबूत गोला गोकर्णनाथ में भी अभी से आपने बोलना शुरू कर दिया है कि सरकारी मशीनरी मिली हुई है, डीएमएसपी जो है वो भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। कोई सबूत, कोई सबूत, या ये भी हिट एंड रन, आरोप लगाइए भाग जाइए। गोला गोकर्णनाथ में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, सुन लीजिए आप, कान खोल के और आप ही परसों जब डिबेट करेंगे तब आपकी आवाज दबी नहीं होगी, क्योंकि आपकी आवाज तेज नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे नहीं, समाजवादी पार्टी में जीती हुई होगी। और दूसरी बात सुन लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपको औरिया का डीएम याद है? औरिया का डीएम क्या कह रहा था? 2 मिनट के लिए यहाँ पे कैमरा बंद कर दो, चुनाव में याद है, पंचायत के चुनाव में मैं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को माफ ठीक कर दूंगा। ये किसकी बात है? डीएम किसकी सरकार का था? और रिया की बात कर रहा हूँ। क्या डीएम किसी की सरकार का होता है अनुराग जी? ये किस तरह की बात आपने करी यहाँ पर?
एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए। डीएमएसपी क्या किसी सरकार का होता है? क्या वो सरकार के इशारे पे काम करता है? आपने भी सरकार चलाई है इस प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या डीएमएसपी सरकार के आदमी थे? वो अपनी ड्यूटी करते हैं, निष्पक्ष चुनाव करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। खोल दी तो चिल्लाने लगे, बीजेपी के पोल खोल दी। आप बताइए कि इस पोल खोल का क्या सबूत है आपके पास? सबूत पेश करिए, सबूत पेश करिए। देखिए ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनती है, लेकिन कुछ करिए तो। आप तो आरोप लगा करके भाग जाते हैं। देवी जी सुन तो लीजिए, ये कैमरा आपका चैनल लीजिए, टीम चला रहा था, आप पूछ लीजिए। और ये गठबंधन क्या कह रहा था पंचायत के चुनाव में, 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ कर दो, मैं दिमाग ठीक कर दूंगा समाजवादी का। आपके टीवी चैनल पे चला है, पता लगाइए। ठीक है, आप लोग आपस में मत लड़िए। चुनावी आरोप प्रत्यारोप आप लोग डिबेट में भी करने लगते हैं, केवल आरोप लगाते हैं, लेकिन बात तथ्यों के साथ हुए तो उसमें वजन होता है। तथ्यों के साथ बात हो तो उसमें वजन होता है, और सुनने वाले दर्शक भी उसको संजीदगी से लेते हैं। वरना एक ही बात आपको बार बार नहीं दोहरानी पड़ेगी। ईवीएम खराब हो गई, डीएमएसपी सरकार के आदमी थे, भाजपा कार्यकर्ता बन गए। अभी तो गोला गोकर्णनाथ का रिजल्ट भी नहीं आया है। अभी से आप लोगों ने क्या मन बना लिया है कि देखिए वहां पर डीएमएसपी जो थे वो भाजपा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। आप मान रहे हैं हार अपनी अभी से? निकाय चुनाव में तो ऐसे नहीं करिएगा ना। इसीलिए मैंने पूछा क्या रणनीति है, इसीलिए मैंने पूछा निकाय चुनाव में क्या रणनीति है, कौन से मुद्दे उठाएंगे? पसमानदा मुसलमान वापस ले लिया, किसके साथ जाएगा? सरकार ने क्यों वापस लिया? सरकार ने क्यों वापस लिया गुंडा एक्ट, मिनी गुंडा एक्ट क्यों वापस लिया समाजवादी के प्रत्याशी के ऊपर में? क्यों वापस लिया? क्योंकि आप झूठा लगा रहे थे। हम नहीं जगते तो आप वापस नहीं लेते। शर्म आनी चाहिए आशा जी। अब आप बोलिए अपने चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी झूठे ये खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाई। जब गुंडा एक्ट लगा था तब भी, जब वापस लिया गया था तब भी। न्यूज 18 पर हम सबकी बात सुनाते हैं, हम सारी खबर दिखाते हैं, हम सबकी बात सुनाते हैं। और अनुराग जी आप भी न्यूज 18 देखने के बाद ही कोट कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए चैनल को आरोप प्रत्यारोप से बाहर रखिए, मीडिया को आरोप प्रत्यारोप से बाहर रखिए, अपनी रणनीति पर फोकस करिए। और अभी भी आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया है कि पसमानदा मुसलमान किस तरफ है। भाजपा का कहना है कि पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ जाएगा, जैसा रामपुर और आजमगढ़ के अंदर हुआ। जो विषय होगा उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे, यही दिक्कत है। और इसीलिए दर्शकों के बीच में और जनता के बीच में संदेश सही नहीं जाता। आप या तो मीडिया पर आरोप लगाते हैं, सरकार पर आरोप लगाते हैं बिना किसी तथ्य और फैक्ट्स के। अब 10 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है आप लोगों को कि आखिर वो 20-20 हजार वोटर जिसका आरोप लगा रहे थे कि हटवाए गए, तो उसके सबूत क्या है आप लोगों के पास? इलेक्शन कमीशन ने बकायदा नोटिस जारी करके समाजवादी पार्टी से पूछा है कि यूपी चुनाव की हार के बाद जो मन से भाषण दिया गया और कहा गया कि हमारे मुस्लिम और यादव वोटर्स हर विधानसभा क्षेत्र से 20-20 हजार लिस्ट से गायब हुए, तो ये बयान जो दिया गया उस पर अब आप सबूत पेश करिए। और 10 नवंबर को इस पर जवाब फाइल करना है सपा की तरफ से। अब देखना यह होगा कि एक तरफ सर पर निकाय चुनाव है और दूसरी तरफ अगर ऐसे मौकों पर और ऐसी बातों से किरकिरी होती है तो जनता के बीच में आखिर क्या संदेश जाएगा। दूसरी तरफ भाजपा है, वो बड़ा दाव इस वक्त मुसलमानों पर खेलने जा रही है। इतना तक कहा गया है कि कार्यकर्ता यदि इच्छुक होंगे तो क्यों नहीं पार्टी उनको मौका देगी, उनको भी टिकट दिया जा सकता है। पिछड़े मुसलमानों पर फोकस बीजेपी का है और इसको मदरसे के सर्वे से जोड़कर देखा जा रहा है कि वहां पर जमीनी हालात टटोले गए, वहां की परिस्थितियों को पता लगाया गया, ताकि सरकार यदि कोई योजना या स्कॉलरशिप जैसी बात अगर लेकर के आती है तो उसके लिए इस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स का होना जरूरी है। तो एक बड़ा संदेश मुस्लिमों को देने की कोशिश यहां बीजेपी की तरफ से नजर आ रही है। महाबहस में फिलहाल इतना ही, आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड में।